टैक्स क्यों इम्पोज करती है कि ये जो टैक्स होता है ये गवर्नमेंट के लिए एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। तो गवर्नमेंट को जाहिर है अपने फंडिंग के लिए पैसा चाहिए होता है, उसके लिए वो क्या करती है, टैक्स इम्पोज करती है। तो एक टैक्स और होता है जिसको हम प्यार से कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये जो टैक्स होता है ये एक्सपेंडिचर पे लगता है। जो हम चीजें इस्तेमाल करते हैं, जो हम चीजें खा रहे होते हैं, जो हम चीजें बाय करने जाते हैं, ये टैक्स उन चीजों पे लगता है। और ये गवर्नमेंट क्यों लगाती है, बेटा आवाज बंद कीजिएगा। ये गवर्नमेंट क्यों लगाती है, गवर्नमेंट इसलिए लगाती है ताकि वो टैक्स जो हमें इनकम पे लगा के कलेक्ट नहीं हो रहा, लोगों की सैलरी पे जाके कलेक्ट नहीं हो रहा, वो टैक्स हमारा लोगों के एक्सपेंडिचर से मैनेज हो जाए। जाहिर है एक बंदा पैसे कमा रहा है और अपनी इनकम को डिस्क्लोज नहीं कर रहा और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहा, तो वो बंदा जाहिर है वो पैसे कहीं ना कहीं लगाएगा, वो किसी होटल में जाके खाना खाएगा। तो जैसे आप किसी होटल में जाके खाना खाते हैं, पिज्जा हट में या फिर आप जाते हैं केएफसी वगैरह, तो उन पे लगता है सर्विस टैक्स, वो इनडायरेक्ट टैक्स में फॉल करता है। इसी तरीके से आप जब बाहर की प्रोडक्ट बाय करते हैं, फॉरेन कंट्री से कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं, उस पे भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, उसको हम प्यार से कहते हैं इम्पोर्ट टैरिफ। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली जो हम चीजें बाय कर रहे होते हैं उस पे लग रहा होता है। अब क्वेश्चन इज कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का इम्पैक्ट क्या होगा। तो इसका जो पहला इम्पैक्ट होगा वो ये होगा, प्राइस ऑफ गुड्स इन द शॉप वुड राइज। पहला इम्पैक्ट क्या होगा, जो भी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट होगी वो बढ़ जाएगी। और आप सबको पता है when price of the product will become higher, people will buy less, क्योंकि लोगों को लगे एक्सपेंसिव है और लोग क्या करेंगे, वो चीज कम बाय करेंगे। दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, एज प्राइस राइज, so the worker employed by a business will notice that their wages buy less in the shop. It is said that real income have declined. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो शॉप में काम करने वाले लोग हैं, अगर किसी गवर्नमेंट जो है वो प्राइसेस बढ़ा देती है ग्रोसरी आइटम्स के और डिफरेंट आइटम्स के प्राइसेस बढ़ा देती है, तो जो शॉप में वर्कर काम करते हैं उनको लगेगा रोजमर्रा की चीजें महंगी हो गई हैं, बेसिक नेसेसिटीज महंगी हो गई हैं, सो दे विल डिमांड मोर वेजेस थ्रू ट्रेड यूनियन। वो ट्रेड यूनियन के जरिए फोर्स करेंगे बिजनेस को कि हमें ज्यादा पे दी जाए। अल्टीमेटली दिस विल आल्सो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस, और इससे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये दो इम्पैक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के पड़ेंगे। एक तो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो ओवरऑल कंजप्शन कम होगी। दूसरा, जब प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी, वर्कर में डिमांड हायर वेजेस, एंड वर्कर जब हायर डिमांड करेंगे वेजेस, तो अल्टीमेटली बिजनेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। यहां तक बातें क्लियर है? अच्छा जी, एक चीज और है जिसको हम प्यार से कहते हैं इंपोर्ट कोटाज एंड टैरिफ। ठीक है, अच्छा इंपोर्ट कोटा क्या होता है और इंपोर्ट टैरिफ क्या होता है, इसको जरा समझ लेते हैं। एक मिनट, ये मैं इसको ऐड कर लूं। देखें, ये सामने डेफिनेशन आपकी नजर आ रही होगी। एन इम्पोर्ट टैरिफ इज अ टैक्स ऑन इंपोर्टेड प्रोडक्ट, और इम्पोर्ट कोटा इज अ फिजिकल लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट दैट कैन बी इंपोर्टेड। क्या मतलब है, जब हम फॉरेन कंट्री से कोई चीज मंगवाते हैं तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे तरीके होते हैं उसको डिस्करेज करने के। हर गवर्नमेंट चाहती है भाई पाकिस्तानी प्रोडक्ट ज्यादा बाय की जाए, हर गवर्नमेंट चाहेगी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्यादा बाय की जाए, जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होती है उनको ज्यादा बाय किया जाए, और वो प्रोडक्ट जो फॉरेन मार्केट से आती है उनको कम बाय किया जाए। माई क्वेश्चन इज, गवर्नमेंट ऐसा क्यों चाहती है? Why government want to encourage consumption of domestic product, and why government want to discourage consumption of foreign products? गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि फॉरेन प्रोडक्ट्स कम से कम बाय की जाएं? वाई? इसके पीछे आप क्या कहेंगे बेटा? एनीवन? जी जी, देखें, गवर्नमेंट गवर्नमेंट इसलिए डिस्करेज करती है फॉरेन कंट्री की प्रोडक्ट्स को कि आपने भी पढ़ा होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, मैंने आइडिया दिया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक होता है इंपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट। तो हर गवर्नमेंट चाहती है एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट कम से कम हो। अगर 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 हमारी इंपोर्ट ज्यादा होगी, हम फॉरेन कंट्री के प्रोडक्ट ज्यादा खरीदेंगे, तो इट मीन्स वी हैव टू पे डॉलर। और अगर हमारे पास डॉलर नहीं हुए तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कर्जे लेने पड़ेंगे। और कर्जे लेने का मतलब ये है कि यू विल गेट बी प्रेशराइज बाय आईएमएफ, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे इदारे आपको प्रेशराइज करेंगे और आपकी पॉलिसीज पे असरअंदाज होंगे। तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती
कि भाई क्या नाम है ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो, ऐसी हाइप क्रिएट हो जो श्रीलंका में और ग्रीस में क्रिएट हो चुकी है, जो बैंकरप्ट के करीब है। तो इस चीज से बचने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इंपोर्ट कम से कम करवाती है और उसके लिए बहुत सारे मेजर लेती है। उसमें एक होता है इंपोर्ट टैरिफ, एक इंपोर्ट कोटा। टैरिफ इज लाइक टैक्स, टैरिफ इज लाइक टैक्स। छोटी सी एग्जांपल, हमारे पाकिस्तान में कारें इंपोर्ट होती हैं, जितनी भी कारें ये इंपोर्ट की जाती हैं। आपके पास एमजी है, आपके पास हैवेल है, आपके पास बहुत सारी प्राडो है, ये सारी बाहर से इंपोर्ट होती हैं। ये जो गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट होती है, इन पे गवर्नमेंट 200% टैक्स लगाती है। व्हाट डू मीन बाय 200% टैक्स? अगर गाड़ी 20 लाख रुपए की है, 20 लाख रुपीज की है या 2 मिलियन रुपीज की है, तो गवर्नमेंट इस पे 200% टैक्स लगाती है। मतलब 2 मिलियन की है तो 4 मिलियन टैक्स लगाएगी। 20 लाख की है तो 40 लाख रुपए टैक्स लगाएगी। वो 2 मिलियन की गाड़ी 6 मिलियन की हो जाएगी। तो गवर्नमेंट क्यों टैरिफ लगा रही होती है, टैक्स लगा रही होती है? एक तो डिस्करेज हो, दूसरा गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है, पैसे वैसे मिल जाते हैं, गवर्नमेंट के पास एक अच्छा खासा सोर्स ऑफ फाइनेंस क्रिएट हो जाता है, जिसको वो आगे जाके इस्तेमाल कर सकती है। सो एक सवाल पैदा होता है, गवर्नमेंट अगर टैरिफ लगाए तो क्या होगा? लेकिन आगे जाने से पहले इम्पोर्ट बैन भी देख लेते हैं, इम्पोर्ट कोटा भी देख लेते हैं। इम्पोर्ट कोटा क्या है? इम्पोर्ट कोटा ये है कि समटाइम कुछ चीजें नेसेसिटी होती हैं, आप उनको रोक नहीं सकते। अगर आप उनको रोकेंगे, आप उन पे टैक्स लगाएंगे, तो वो चीजें महंगी हो जाएंगी, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे जीडीएम कार्स आर लव, ओके बेटा। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था गवर्नमेंट इंपोर्ट कोटा क्यों लगाती है? हमारे पाकिस्तान में आता है एफिडेरिन। एफिडेरिन दवाइयों में यूज होता है, एफिडेरिन दवाइयों में यूज होता है, और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर वो लगाया हुआ है, कोटा रखा हुआ है कि आप 5,000 किलो से ज्यादा नहीं मिले। अब गवर्नमेंट ने ये कोटा क्यों रखा हुआ है? गवर्नमेंट ने ये कोटा इसलिए रखा हुआ है क्योंकि बाज़ दफा ये चीज गलत काम में भी यूज होती है। मतलब ड्रग्स वगैरह बनाने में भी यूज होती है, नशा और चीजें स्मोकिंग जो होती है उसमें भी यूज होती है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए कोटा रखा हुआ है। तो कोटा के डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। समटाइम गवर्नमेंट इसलिए भी कोटा रखती है कि अगर ये चीजें ज्यादा आ जाएंगी तो फिर हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट कोई बाय नहीं करेगा। तो एटलीस्ट इतनी मंगवाएं कि लग्जरियस क्लास यूज कर सके, जो एलिट क्लास है वो उसको यूज कर सके, और बाकी लोग जो हैं वो डोमेस्टिकली यूज प्रोडक्ट बाय करें। समटाइम फॉरेन प्रोडक्ट बहुत सस्ती होती हैं, बहुत सस्ती होती हैं, लाइक इतनी सस्ती होती है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय नहीं करें। तो गवर्नमेंट मजबूरी में फिर इतना अलाउ करती है कि एटलीस्ट एलीट क्लास उसको यूज कर सके, और बाकी जो क्लास है, रूरल क्लास जो है, या पुअर क्लास जो है, या लोअर क्लास जो है, वो डोमेस्टिकली यूज प्रोडक्ट बाय करें। अब एक सवाल पैदा होता है, गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट टैरिफ बढ़ा दिया, इम्पोर्ट टैरिफ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पहला इम्पैक्ट, वो बिजनेस जो कॉम्पीट कर रहे हैं इम्पोर्टेड प्रोडक्ट के साथ, जाहिर है इम्पोर्टेड आइटम्स पे गवर्नमेंट ने टैरिफ बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, तो वो बिजनेस जो डोमेस्टिकली गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं, होम बेस्ड आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी सेल्स में क्या होगा? इजाफा होगा। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में भी बाइक्स बनती हैं और बाहर से भी बाइक आती हैं। तो ऐसी बाइक जो पाकिस्तान में बनती हैं, लाइक हमारे पास जो है क्या नाम है, यूनिक है, हमारे पास हाई स्पीड है, इनकी सेल्स कंपैरेटिवली ज्यादा होगी अगर फॉरेन जो प्रोडक्ट है वो महंगी होंगी। ठीक है। दूसरा फायदा क्या होगा इंपोर्ट टैरिफ का? अगर इंपोर्ट टैरिफ गवर्नमेंट ज्यादा करेगी, बिजनेस विल हैव हायर कॉस्ट इफ दे हैव टू इंपोर्ट रॉ मटेरियल और कंपोनेंट फॉर देयर ओन फैक्ट्री। इसका क्या मतलब है? ऐसे बिजनेस जो रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाते हैं, हमारे पाकिस्तान में सीमेंट बनता है, सीमेंट के लिए कोल बाहर से आता है। आप हैरान होंगे, 1 ईयर बैक, 1 साल पहले सीमेंट का एक पैकेट जो है 50 किलो वाला, वो 500 रुपए का होता था, एंड नाउ इट कॉस्ट अराउंड 1200। अभी वो 1200 का हो चुका है। जो 500 रुपए का पैकेट था वो 1200 तक पहुंच चुका है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है आपका एक्सचेंज रेट। मतलब पहले जो कोल था वो था $100 के करीब, अब कोल हो गया $300 के करीब, और ऊपर से डॉलर भी महंगा हो गया, तो ज्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है। इस वजह से क्या नाम है, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो जो वो बिजनेस जो रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाते हैं, जो जो प्रोडक्शन के अंदर जो चीजें इस्तेमाल होती है वो बाहर से मंगवाते हैं, वो उनको एक्सपेंसिव पड़ेगी। वो उनको एक्सपेंसिव पड़ेगी तो जाहिर सी बात है जो फाइनल प्रोडक्ट वो बना रहे हैं वो महंगी बनेगी। उसका हमारे पाकिस्तान में कारों की प्राइसेस महंगी हो गई हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि कारों के पार्ट्स बाहर से आ रहे होते हैं और वो महंगे हो गए। अल्टीमेटली उसका बिजनेस पे क्या नाम है, बुरा इम्पैक्ट पड़ा। अगला, अदर कंट्रीज में नाउ टेक द सेम एक्शन एंड इंट्रोड्यूस इंपोर्ट टैरिफ टू। दिस इज रेगुलेशन। ये क्या है? इसका ताल्लुक इकोनॉमी के साथ है। जब आप टैरिफ लगाएंगे, जब आप इंपोर्ट कोटा रखेंगे, तो जाहिर है इसका इम्पैक्ट दूसरी कंट्रीज पर भी पड़ेगा। अमेरिका ने शायद
हुआवे कंपनी, हुआवे मोबाइल के साथ थोड़ा मसला किया था, तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने उसकी प्रोडक्ट के साथ भी मसला कर दिया। चाइना की बहुत सारी प्रोडक्ट जो होती हैं वो अमेरिका एक्सपोर्ट होती है और ये लोग भी अमेरिका से कुछ खरीदते हैं। तो अमेरिका ने हुआवे मोबाइल को नीचे दिखाने के लिए, क्योंकि वो चाइनीज़ कंपनी है, उसके लिए कुछ बैन वैन लगाए। तो उन्होंने भी क्या किया बदले में, अमेरिका की प्रोडक्ट पर क्या नाम है, और अमेरिका के प्रोडक्ट पर भी उन्होंने क्या नाम है बैन वैन लगाए, उनके लिए भी सिस्टम वगैरह निकाला। बेटा तलहा करीम और अली मुश्तबा, आप अभी टैरिफ एंड कोटा पे फोकस करें, ये जीडीएम को छोड़ दें। अभी जो है बीएस को याद रखें, बीएस। ठीक है? अच्छा जी। गाइस मेरे साथ हैं आप लोग? हम ये पढ़ रहे थे कि इम्पोर्ट टैरिफ एंड कोटा का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एक मिनट सब्र कीजिएगा, ये अच्छा जी। उसके अलावा हमारे पास और क्या चीज़ें होती हैं जिसका गवर्नमेंट का इम्पैक्ट पड़ता है? और हमारे पास चीज़ें भी हैं, इस डायग्राम को दिखा देता हूँ। इस डायग्राम को एक नज़र देख लें कि गवर्नमेंट जो है फिस्कल पॉलिसी में क्या करती है। फिस्कल पॉलिसी किसे कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी हर साल गवर्नमेंट बनाती है। फिस्कल पॉलिसी को इस तरह समझते हैं जैसे गवर्नमेंट बजट बनाती है वो। तो बजट के अंदर गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है टैक्स कितना कलेक्ट करना है और पैसे कहाँ लगाने हैं, स्पेंडिंग कहाँ करनी है। अगर गवर्नमेंट एजुकेशन पे पैसा लगाएगी, गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाएगी, गवर्नमेंट जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पैसा लगाएगी, तो इसका सोसाइटी पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट जो है वो अपने क्या नाम है, अपने जो एक्सपेंसेस होते हैं उन पे पैसा लगाएगी, डिफेंस पे पैसा लगाएगी, तो फिर इसका एक अलग इम्पैक्ट है। हर चीज़ का एक अलग इम्पैक्ट है। तो इट डिपेंड अपॉन गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट को पैसा कहाँ लगाना है। अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाएगी, बिज़नेस को सब्सिडीज़ देगी, ग्रांट देगी, तो इसका इम्पैक्ट बिज़नेस के लिए अच्छा होगा और बिज़नेस मार्केट में ग्रो करेंगे। अमेरिका के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो प्रेज़िडेंट हैं, वो अमेरिका के बिज़नेसमैन को बड़ी इज़्ज़त देते हैं। वो सऊदी अरब के शाह को इतनी इज़्ज़त नहीं देते। वो जो है क्या नाम है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनको भी इतनी इज़्ज़त नहीं देते। लेकिन अमेरिका के बिज़नेसमैन को बहुत इज़्ज़त देते हैं और वो ये कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो अमेरिका को चला रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हमारी इकोनॉमी को क्या नाम है हाई पोज़ीशन पे रखते हैं। तो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट का जो बजट है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट ने कितनी बिज़नेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाई है। अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं लगा रही, गवर्नमेंट रिसर्च पे पैसा नहीं लगा रही और गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज़ नहीं दे रही, ग्रांट नहीं दे रही, अल्टीमेटली इसका फिर बिज़नेस को नुकसान होगा, ठीक है? अच्छा उसके साथ-साथ गवर्नमेंट जो है बजट में टैक्स भी अनाउंस करती है, हम कितना-कितना टैक्स लगाएँगे। अच्छा ये हमें नहीं पढ़ना है द डिटेल, हमें ये पढ़ना है कि हाउ टैक्स विल पुट इम्पैक्ट ऑन बिज़नेस। अगर टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स हाई होगा तो क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स हाई होगा तो क्या होगा? सर पेपर में सवाल कैसा आता है? पेपर में इनडायरेक्ट टैक्स का सवाल नहीं आएगा, पेपर में इम्पोर्ट टैरिफ का सवाल आएगा, कि अगर गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट टैरिफ हाई कर दिया, सेल्स टैक्स हाई कर दिया, सेल्स टैक्स गुड्स पे लगता है और इनकम टैक्स हाई कर दिया, तो बिज़नेस पे इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये सवाल पेपर में आता है। यहाँ तक मेरे साथ हैं? बेटा सवाल मुझे समझ में नहीं आया, तल्हा दोबारा बताओ तुम क्या कहना चाह रहे हो? तल्हा बेटा मुझे आपका नहीं समझ में आ रहा, अगर आप जो हैं वो कर लें क्या कहते हैं, आप वॉइस नोट आप मुझे उसमें कर दें, क्या कहते हैं, आप अपना सवाल जो है मुझे उसके अंदर बता दें। अच्छा बेटा ये एक चार्ट है, इस चार्ट को अपने सामने रखें। हाउ बिज़नेस माइट रिएक्ट टू चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी। बुक कैसे पढ़नी है? बुक पढ़ने का तरीका ये होता है कि बुक्स के अंदर एक इम्पोर्टेंट टेबल्स दी होती हैं, उन टेबल्स को हमें अच्छे तरीके से गो थ्रू करना चाहिए। अब जैसे ये बुक के अंदर एक बहुत दिया हुआ है, इस टेबल को आप देख लें। इस टेबल के अंदर अगर आप देखें, इस टेबल में लिखा हुआ है कि इंक्रीज़ इनकम टैक्स। अगर गवर्नमेंट जो है वो इनकम टैक्स बढ़ा दे, तो पॉसिबल बिज़नेस डिसीजन क्या होगा और प्रॉब्लम विद द डिसीजन क्या होगी, ये आपने पढ़ना है। अगर गवर्नमेंट इनकम टैक्स बढ़ा दे, तो इसका क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा, ज़ाहिर है चीज़ें महँगी हो जाएँगी सॉरी, इनकम टैक्स बढ़ने से ये होगा, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, लोगों के पास पैसा कम होगा, तो लोग अब क्या करेंगे? ज़ाहिर-सी बात है लोग वो चीज़ बाय करेंगे जो सस्ती हो। तो बिज़नेस क्या करेगा? लोअर प्राइसेज़ ऑन एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू इंक्रीज़ डिमांड। बिज़नेस के पास एक रास्ता ये रहता है कि वो प्राइसेज़ क्या कर दे, कम कर दे। दूसरा, चलो प्राइसेज़ कम नहीं कर सकते, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दी बिकन हाउस की,
कि बिकन हाउस फीस कम नहीं कर सकता, तो आप ऐसी प्रोडक्ट निकालें जो चीपर हो। एजुकेटर के नाम से स्कूल खोल दिया, यूनाइटेड चार्टर के नाम से स्कूल खोल दिया, ताकि वो लोग जो कम पैसे कमा रहे हैं वो अफोर्ड कर सकें। 1 मिनट कीजिएगा मैं। अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? अगर आप प्राइस लो करेंगे, आप चीपर प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेंगे, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? चीपर प्रोडक्ट से आपके ब्रांड इमेज पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन अगर आपकी चीपर प्रोडक्ट अच्छी निकली, तो उसका मार्केट में पॉजिटिव इमेज बना, तो वो एक अलग बात है। वैसे ज़्यादातर लोग कहते हैं कि फीस कम नहीं करनी चाहिए, आपको प्राइसेज़ नहीं गिरानी चाहिए। प्रोडक्ट निकालें, उससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा, जब आप प्राइस कम चार्ज करेंगे, एक प्रोडक्ट ऑलरेडी आप 100 की खरीद रहे थे, 150 की बेचते थे। 100 की खरीदते थे, 150 की सेल करते थे। अब 100 वाली प्रोडक्ट 120 की बेचेंगे, तो आपको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, बजाय 50 रुपए के। तो ये एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। दूसरा, इंक्रीज़ टैरिफ ऑन इम्पोर्ट। अगर अगर गवर्नमेंट टैरिफ बढ़ा दे, जो चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं, गवर्नमेंट उस पे क्या नाम है टैक्स लगा दे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो चीज़ें महँगी हो जाएँगी। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? फोकस मोर ऑन द डोमेस्टिक मार्केट एज़ लोकली प्रोड्यूस्ड गुड्स नाउ सीम चीपर। इसका मतलब क्या है? अगर रॉ मटेरियल आप बाहर से मंगवाते थे, रॉ मटेरियल अगर आप बाहर से मंगवाते थे, अब आप कहाँ से खरीदेंगे? अब आप डोमेस्टिक मार्केट से खरीदेंगे। हमारे पास प्लास्टिक की बॉटल्स बनती हैं, प्लास्टिक के पाइप्स बनते हैं, तो उसका जो रॉ मटेरियल है पहले चाइना से आता था। वो क्वालिटी में थोड़ा अच्छा होता था, ठीक है? लेकिन जब डॉलर महँगा होना शुरू हो गया और जब गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ाने शुरू कर दिए, तो अब वो रॉ मटेरियल लाहौर से खरीदते हैं, बजाय चाइना के बजाय लाहौर से खरीदते हैं। तो है तो वो सस्ता, लेकिन उसकी क्वालिटी के मसाइल होते हैं फिर। जो फिनिश गुड होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती। दूसरा आप काम क्या कर सकते हैं, अगर बाहर की प्रोडक्ट महँगी हैं, आप टूथपेस्ट बाहर की सेल करते हैं, आप ड्रेस बाहर की सेल करते हैं, आप शूज़ बाहर की सेल करते हैं, तो आप क्यों बाहर की प्रोडक्ट खरीद रहे हैं? आप पाकिस्तान की प्रोडक्ट खरीदें और पाकिस्तान में बेचें। तो कई बिज़नेस ऐसे हैं कि वो बजाय फॉरेन से गुड बाय करके पाकिस्तान में बेचने के, वो कोशिश करते हैं, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस बाय करते हैं एंड वो लोगों को सेल करते हैं। तो इफ यू आर सेलिंग फिनिश्ड गुड्स, 1 मिनट कीजिएगा। तक सफर होगा ज़रा, आ रहा समझिए। मैं ये कह रहा था, अगर आप जो हैं अगर आप जो है, मैं बात बताना भूल गया, हमारे पास बहुत सारे बिज़नेस ऐसे हैं, बहुत सारे शॉपकीपर ऐसे हैं, जो फॉरेन कंट्री की मोबाइल फ़ोन सेल करते थे, फॉरेन कंट्री की प्रोडक्ट सेल करते थे। लेकिन जब फॉरेन कंट्री की प्रोडक्ट महँगी होना शुरू हो गई, तो उन्होंने क्या किया, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना शुरू की। अच्छा, तला ने एक सवाल पूछा है, सर अगर एक मुल्क का लोकल कोई गाड़ी या लग्ज़री आइटम को इम्पोर्ट करता है, तो उस मुल्क के इम्पोर्ट बिल पर इम्पैक्ट क्यों पड़ता है? एज़ अ कस्टमर परचेज़ फ्रॉम हिज़ इनकम। बेटा देखिए, आप जो भी चीज़ें बाय करते हैं ना, तो ज़ाहिर है हम लोग जब भी कोई चीज़ बाय करते हैं, तो वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू बाय करते हैं, ठीक है? आप कोई चीज़ बाय करते हैं, मैं एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपने फॉरेन कंट्री से कोई चीज़ बाय की, लाइक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैंने अलीबाबा से एक प्रोडक्ट बाय की, ठीक है? मैंने रिसेंटली प्रोजेक्टर बाय किया था अलीबाबा से। तो प्रॉपर चैनल में क्या होता है कि अलीबाबा को पैसे आप कैश में नहीं देंगे। अलीबाबा को कैसे पैसे देंगे? आपके पास एक कार्ड होगा, उसपे लिखा होगा वीज़ा या मास्टर। आप उस कार्ड को एंटर करेंगे और आपके बैंक से पैसे माइनस होके उसके बैंक में चले जाएँगे। ऐसा है या नहीं? ऐसा ही है। लेकिन होता क्या है, वो पैसे आपके बैंक से माइनस होके उसके बैंक में नहीं जाते। वो पैसे जाते हैं स्टेट बैंक के पास। किसके पास जाते हैं? वो पैसे जाते हैं स्टेट बैंक के पास और स्टेट बैंक उसके अगेंस्ट फिर डॉलर उनको देता है। आप कोई भी चीज़ बाहर से मँगवाएँ। अच्छा, दूसरी चीज़, जब हम करोड़ों में माल खरीदते हैं, अरबों में माल खरीदते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें हम डायरेक्ट पैसे पे नहीं करते। जैसे फॉर सपोज़ आपको बाहर से कोई मशीनरी खरीदनी है और वो है 100 करोड़ की, वो है 20 करोड़ की, तो उसमें ये होता है कि जब भी वो बंदा मुझे मशीनरी भेजेगा, वो जब मुझे मशीनरी भेजेगा, तो एक प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम ये होगी कि भई मुझे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो एक चीज़ होती है, हम उसको कहते हैं एलसी, एलसी, एलसी मीन्स लेटर ऑफ क्रेडिट। हम अपने बैंक में जाएँगे और अपने बैंक में जाके हम 100 करोड़ डिपॉज़िट करेंगे और बैंक से एक लेटर निकलवाएँगे और वो लेटर फिर उसको सेंड करेंगे कि सर हमने बैंक में इतने पैसे जमा करा दिए हैं और ये पैसे आपको मिल जाएँगे। लेकिन जब आप मशीन भेजेंगे तब मिलेंगे। तो उसको फिर एश्योरिटी मिल जाती है। फिर वो मशीन हमें सेंड करता है। जैसे ही वो मशीन सेंड करता है, हमारा बैंक उसको पैसे भेज देता है। लेकिन ये पैसे जाते हैं स्टेट बैंक के थ्रू। दोनों मुल्कों का सेंट्रल बैंक इसमें इन्वॉल्व होता है।
तो अगर आप प्रॉपर चैनल से कोई चीज बाय करेंगे, प्रॉपर चैनल से मुराद बैंकिंग चैनल, अगर आप बैंकिंग चैनल से कोई चीज बाय करेंगे तो उसमें स्टेट बैंक इन्वॉल्व होगा। जब स्टेट बैंक इन्वॉल्व होगा तो वो सारी चीजें रिकॉर्डेड होंगी। उसके अलावा आप बैंक के अलावा कोई चीज बाय करते हैं तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लाइक हमारे पास बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां खरीदते हैं जाके कोयटा में, स्वात में, तो उसका कंट्री के इम्पोर्ट बिल पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो चीज रिकॉर्ड में ही नहीं आती। बात समझ रहे हैं तला बेटा? तो अगर आप बैंक के थ्रू कोई चीज बाय करेंगे तो स्टेट बैंक लाजमी इसमें इन्वॉल्व होगा। जब वो लाजमी इन्वॉल्व होगा तो वो आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर चीज रिकॉर्ड कर रहा होता है। और उसका फिर हर महीने, मैं अभी यहाँ पे दिखा नहीं सकता, मेरे मोबाइल में चीजें हैं, मैं आपको भेज दूंगा। वो हर महीने बकायदा उसका वो सर्कुलर भेज रहा होता है कि कितनी इंपोर्ट हुई है, कितनी एक्सपोर्ट हुई है, और क्या चीजें हमने इंपोर्ट की हैं, क्या चीजें हमने एक्सपोर्ट की हैं, ये भी बता रहा होता है। तला बेटा बातें क्लियर हैं? तारा बेटा आपने सवाल पूछा था, मैंने आपको आंसर दिया था। फर्दर मैं इंशाल्लाह आपको चीजें भेज दूंगा, तो उससे आपको बहुत अंदाजा हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, ये टेबल आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। आगे लिखा हुआ है इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, ये हम सीख चुके हैं कि इंक्रीज इंटरेस्ट रेट से क्या होगा, जो बिजनेस है वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, क्योंकि जाहिर है बोरोइंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। डेवलप चीपर प्रोडक्ट डेट कंज्यूमर विल बी बेटर एबल टू अफोर्ड, ये क्यों करेंगे? क्योंकि लोग सेविंग ज्यादा करेंगे, लोग सेविंग ज्यादा करेंगे, लोग बाय नहीं करेंगे। तो उनको कैसे इंकरेज करें कि वो चीजें बाय करें? जाहिर है मजबूरन हमें चीपर प्रोडक्ट निकालनी पड़ेंगी। सेल एसेट फॉर कैश टू रिड्यूस एग्जिस्टिंग लॉन्स, बिजनेस के साथ पास कैश फ्लो प्रॉब्लम हो जाती है, बिजनेस के पास फिर कैश कम होता है और लोन पे करने होते हैं, इंटरेस्ट पे करना होता है, और बर्डन फिर बहुत बड़ा होता है। तो एक ही तरीका होता है कि आप फिर आइटम कैश पे सेल करें रादर देन क्रेडिट। हमारे पास जितनी कंपनीज हैं, ये रिटेलर को, होलसेलर को, रिटेलर का कॉन्सेप्ट पता है? रिटेलर कंपनी से माल बाय करके कस्टमर को बेचता है, होलसेलर क्या करता है, कंपनी से माल बाय करके डायरेक्ट रिटेलर को देता है, ठीक है? तो ये रिटेलर होलसेलर जो हैं, ये मैन्युफैक्चरर इनको सामान उधार पे देता है। जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये कंपनी को माल उधार पे देते हैं और महीने के बाद, 2 महीने के बाद पैसे लेते हैं। तो जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा हो तो फिर एक अनसर्टेनिटी होती है। उस सूरत में क्या नाम है, ये लोग फिर क्या करते हैं, कैश में सेल करते हैं, ताकि आगे जाके हम जो है इसको फर्दर अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकें। सर, नॉन कस्टम गाड़ियां कैसे इंपोर्ट होती हैं? क्योंकि हर चीज चेकिंग के बाद ही आती है मुल्क में। यार, पाकिस्तान इज एक्सेप्शनल। इंग्लैंड में एक गाड़ी चोरी हुई, पाकिस्तान में कराची में मिल गई। जब आप इंग्लैंड की गाड़ी कराची में ला सकते हो तो क्या मुश्किल है? ये एक अलग टॉपिक है। मैं पर्सनली बताऊं, जो 125 है, 125 बाइक जो है, इस वक्त मार्केट में होगी 1,90,000 की। कोयटा में ये बाइक आपको न्यू अपडेटेड बाइक आपको मिल जाएगी 30,000 में। कोयटा में आपको न्यू बाइक मिल जाएगी 125, बिल्कुल न्यू, ब्रांड न्यू, 30,000 की। अब वो लाना बहुत आसान है, बल्कि वो हैदराबाद तक पहुंचा भी देंगे आप। फिर आप 10,000 रुपये खिलाएं, खर्ची वर्ची कराएं, वो बाइक आपके नाम पे हो जाएगी। हमारे हैदराबाद में एक बंदा 8 साल तक गाड़ी लेके घूमता रहा। वो कहाँ से लाया था? स्वाद से लाया था। वो प्राडो थी, प्राडो को कौन रोक के पूछता है? उसने खरीदी थी कितने की? 30 लाख की प्राडो, और बगैर नंबर के लेके घूमता रहता था, कौन पूछने वाला है? सो पाकिस्तान में सब कुछ जायज है। 125 लेनी पड़ेगी, चलें ठीक है, वो फिर हम कोयटा के लिए प्लान करेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग अपनी बढ़ा दे, स्विच मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू गेन मोर पब्लिक सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग और इक्विपमेंट स्कूल हॉस्पिटल। इसका मतलब क्या है? अगर गवर्नमेंट, ये देखें, ये बजट पर डिपेंड करता है। हमारी गवर्नमेंट तो माशाल्लाह अपने खर्चों पे ज्यादा लगाती है, और बाकी बस कॉपी के हद तक होते हैं कि हमने इतना खर्चा किया है, हकीकत में नहीं हो रहा होता। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे बिजनेस कोशिश करते हैं गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट हमें मिले। गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट का फायदा ये होता है कि आपको पैसे हर हाल में मिलेंगे। और गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट 1-2 लाख के तो होते ही नहीं है, ठीक ठाक मतलब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यानी अगर आप एक गवर्नमेंट को रोड बना के दें, खाली एक रोड बना के दें, रोड, उस रोड पे आपको 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ का मतलब प्रॉफिट हो रहा होता है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें। तो अगर गवर्नमेंट जो है वो बोल रही है हमें रोड बनाने, जैसे अभी नवाज शरीफ के दौर में मोटरवे बने थे, ये मोटरवे का कॉन्सेप्ट नवाज शरीफ लेकर आया था। तो मोटरवे पे बहुत पैसा लगता है, मेट्रो बस हो गया, मेट्रो ट्रेन हो गया। अगर गवर्नमेंट इस तरह के प्रोजेक्ट ला रही है तो इसका फायदा उन बिजनेस को होता है जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर होते हैं, स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन में है, उनको फायदा होगा। अभी अभी रिसेंटली जो कंस्ट्रक्शन का काम बहुत बढ़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोड्स खराब हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पुल्स खराब हो गए हैं,
और ब्रिजेस खराब हो गए हैं, तो गवर्नमेंट को ज़ाहिर है उनको अपडेट करना है, गवर्नमेंट को उनको रेनोवेट करना है। तो ऐसे बिज़नेस जैसे लकी सीमेंट है, ऐसे बिज़नेस जो स्टील का काम करते हैं, अमरेली स्टील हो गया, ऐसे बिज़नेस जो लोहे का काम करते हैं, सीमेंट का काम करते हैं, उनकी सेल्स खूब होगी। उनको फिर फ़ोकस करना चाहिए गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पर, ठीक है? लेकिन इसमें ये होता है कि आप नहीं हैं अकेले, और बिज़नेस भी हैं जो आपके साथ मसला कर सकते हैं। यहाँ तक कोई सवाल? अच्छा बेटा, मैं यही कह रहा था कि ये क्लास आज इतनी ही होगी। हम बाकी चीज़ें इंशाल्लाह कल करेंगे। हम जो हैं कल सीखेंगे बाकी चीज़ें, और कल भी हो सकता है मैं क्लास लूँ ताकि हमारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाएँ, जल्दी-जल्दी कवर हो जाएँ। ठीक है बेटा? प्राउड ऑफ टीएक्सवाईटी। ठीक है बेटा, ये आप बहस-वहस छोड़ें और